हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा। चलिए एकदम स्टाइल में आज हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपव्यू का ये सेकेंड पार्ट। और ये जो आपव्यू का सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो आपव्यू के प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी प्रकार हैं ये सारे प्रकारों को यहाँ पे देखेंगे। और एक्सरसाइज 3.1 का जो एग्जाम्पल है आप लोगों का 1 से 5 तक का, उसको भी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद आप लोगों का जो एक्सरसाइज 3.1 है वो पूरा का पूरा धाराशायी हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बस इस लेक्चर को देख लीजिएगा। इस लेक्चर के पहले जो पहला लेक्चर इसका है उसमें हम बताए हैं कि मैट्रिक्स कैसे आया, बहुत सारा मतलब उसमें कंसेप्ट सिखाए। आप जाकर बिल्कुल कंसेप्ट को सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भी आप लोगों का सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों का मैं और ये आप लोगों का सबसे पहले देखिए, मैं तो कल आप लोगों को कंसेप्ट बता ही दिया था, तो उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से ये आप लोगों का पूरा ये एग्जांपल फर्स्ट बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल फर्स्ट को पहले बनाते हैं। आप लोग जरूर एक बार जाकर उसको चेक कीजिएगा, है ना। इसके जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर है उसी को। ठीक है, चलिए अगर वहां पे नहीं भी पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, मतलब कोई फैक्ट्री है जो पहला दूसरा तीसरा फैक्ट्री है, में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखो, ये समूह मतलब ये पहली फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री है और तीसरी फैक्ट्री है। इसमें पुरुष कर्मचारी हैं। देखो, पहली फैक्ट्री में पुरुष जो कर्मी है कितने हैं, 30, 25 और 27। ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा फैक्ट्री में। महिला जो कर्मी है वो पहली फैक्ट्री में 25, दूसरी फैक्ट्री में 31 और तीसरी फैक्ट्री में 26 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो छूट गया है, आप लोग लिख सकते हैं लल्ला। ठीक है ना, यहाँ पे फैक्ट्री है। मान लीजिए किसी, मैं लिख दे रहा हूं, किसी फैक्ट्री, है ना, किसी फैक्ट्री 1, 2 तथा थर्ड में पुरुष महिला कर्मचारियों से संबंधित ये आपका जो भी है ग्राफ ग्राफ कह रहे हैं, ये जो भी आपका मतलब दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि उपयुक्त सूचना को 3/2 ऑफ व्यू है। ये क्या है, 3/2 ऑफ व्यू है ना, ऑफ व्यू, 3/2 आव्यूह है ये। ठीक है, आव्यूह में निरूपित कीजिए तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। मैं कल आपको बताया था, प्रविष्टि मतलब एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब अवयव, यानी कि शुद्ध हिंदी अगर बोलेंगे तो प्रविष्टि, इसको अवयव भी बोला जाएगा। प्रविष्टि अवयव किसको बोलेंगे, इसी एलिमेंट को, इसी अवयव को। ठीक है, तो इसको आप 3/2 में आपको कन्वर्ट करना, यानी कि ऑर्डर दिया है। ये क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। सब चीज कल बताया गया था, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब कोटि, हिंदी में बोले तो कोटि, इंग्लिश में बोले तो ऑर्डर। 3/2 ऑर्डर का क्या बनाना है, आव्यूह मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो चलो बड़े बड़े ब्रैकेट, यानी कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना, इसको हम लोग कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में इसको 3/2, यानी कि 3/2 यानी कि क्या, 3 गो रो रहेगा, है ना, 3 गो रो और 2 गो कॉलम। तो देखो 3 गो रो, तो ये ऐसे ही इसको लिख देना है, यानी कि 30, फिर आपका 25, फिर आपका 25 और यहाँ पे 31 और फिर 27 और यहाँ पे 26, और इसको ऐसे कर देना। यानी कि ये क्या है, 3/2 का मैट्रिक्स है। 3/2 का क्या है, मैट्रिक्स है। देखो, अगर देखोगे तो ये R1 बोला जाएगा, ये आपका R2 बोला जाएगा, ये आपका R3 बोला जाएगा। ठीक है लल्ला, R1, R2, R3। इसको आप बोलोगे तो C1 बोलोगे, इसको आप बोलोगे तो C2 बोलोगे, यानी कि कॉलम है। कल लेक्चर में सारी चीजें बताया गया, एक बार मैं बार बार कह रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। इसको देख लो अभी फिलहाल, पीछे से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब सुनो, देखो ये बोला क्या है। कह रहा है कि तीसरी पंक्ति, तो देख लल्ला यही तीसरी पंक्ति, यानी कि तीसरा रो है ना, ये तीसरा रो। और क्या कह रहा है, दूसरा स्तंभ, यानी कि ये दूसरा कॉलम है। स्तंभ मतलब कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम में जाओगे तो यही मिलेगा आपको, 26। तो ये जो 26 है, प्रविष्टि क्या प्रकट करता है, तो 26 जो है ना वो प्रकट करता है, देखो, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या प्रकट करती है। तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे। आप चाहो तो पहली फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री कर सकते हो, है ना, यहाँ पे पहली फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री, यहाँ पे ऐसे आप बोल सकते हो। ये पहली फैक्ट्री है, फर्स्ट, फर्स्ट फैक्ट्री, है ना, और ये है आपका सेकेंड फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री। मैं लिख ही दे रहा हूं ना, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूं बाबू।
फैक्ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना एकदम, ठीक है लल्ला। फैक्ट्री, ठीक है। और ये आपका जो है ना, ये पुरुष कर्मी है। क्या है? पुरुष कर्मी। और ये जो आपका है वो महिला कर्मी है। महिला, महिला कर्मी। पुरुष कर्मी और महिला कर्मी, ये आपका पुरुष कर्मी, ये महिला कर्मी। तो देखो तीसरी तीसरी फैक्ट्री में, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी की ये संख्या दर्शाता है। तो आपको लिखना कैसे? ऐसे लिखिएगा, तीसरी पंक्ति ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, तीसरी तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, दूसरे स्तंभ वाली वाली प्रविष्टि, ऐसे ही लिख लीजिएगा। प्रविष्टि, प्रविष्टि मतलब अवयव, एलिमेंट भी लिख सकते हैं, अवयव, अवयव वाली अवयव 26 है ना, 26 महिला, महिला कर्मी, महिला कर्मी को दर्शाती है। महिला कर्मी को दर्शाती है, ऐसे आप लोग लिख लेना है, बस आंसर हो गया। ये पूछ रहा था, है ना। फिर आप पूछ रहा था कि ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में 26 जो एलिमेंट अवयव है वो क्या दर्शा रहा है, तो महिला कर्मी को दर्शा रहा है कि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि 26, है ना। तीसरी फैक्ट्री में ऐसे लिखेगा और अच्छा रहेगा, ऐसे लिखिएगा। थोड़ा सा इसको और मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि और स्पष्ट हो जाइए। तीसरी थर्ड फैक्ट्री में महिला कर्मी को दर्शाती है। थर्ड फैक्ट्री में, थर्ड फैक्ट्री में महिला कर्मी को दर्शाती है, और अच्छा हो गया, ठीक है। क्या आप लोग ऐसे लिख लोगे बाबू? क्या आप लोग लिख लोगे बताओ? ठीक है ना, ठीक है, अच्छा है, मजा मार। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, सेकेंड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। देखना, ये आप लोगों का सेकेंड एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। कोटियां मतलब कोई आपका क्या बोलते हैं, अवयव, आव्यूह है, यानी कि मैट्रिक्स है। जैसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है लल्ला, देखो मैं बना के दिखा दे रहा हूं। जैसे A11, A12, A1, A21, A21, A22 और A31, A32, ऐसे लिखा जाता है किसी अवयव को, है ना। अब आई जे ये होता है, आई जे कैसे लिखा जाता है ये भी कल हमने आपको बताया है। देखो अगर उसको नहीं देखोगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा धुंधला पड़ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन समझना चाहोगे तो समझ सकते हो। ये जो आई और जे होता है ना, आई जो होता है वो आपको किसको प्रदर्शित करता है, आई, आई आपको रो को, और जो जे होता है यहाँ पे, ये जे, ये किसको प्रदर्शित करता है, कॉलम को, ठीक है ना। आई जे लिखते हैं तो आई जे 11, आई जे 12, ये आई जे 21, आई जे 22, आई जे 31 और आई जे 32, ऐसे है कोई, ठीक है। तो इसमें देखना ये कितनी रो है, कितनी रो है बाबू, तो 3 रो है, तो 3 बाय, इसको बाय बोलते हैं, कल बताया गया था, इसको इसको बाय बोलते हैं। 3 बाय, गुना मत पढ़ना, 3 बाय, ये कितना कॉलम है, 2, तो 2। तो यही ऑर्डर है। अब मैं आपसे कह दूंगा कि 3/2 का एक आव्यूह बताइए, एक आव्यूह लिखिए, तो 3/2 का आव्यूह ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यही एलिमेंट है, 6, है ना, यही प्रविष्टि है। तो इसको आप गुना कर दोगे ना, आपको अगर मान लो बाय द वे, इसको तो बाई बोलते हैं, लेकिन अगर इसको गुना कर दिए 3 दूना के 6, तो ये आपका बता देगा कि कितना इसमें एलिमेंट है, यानी कि 6 एलिमेंट इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। 6 एलिमेंट, 6 अवयव, 6 प्रविष्टियां हैं। इसी प्रकार अगर 8 अवयव होगा, 8 अवयव होगा, तो यहाँ पे जब मैं ऑर्डर का गुना करूंगा आपस में, तो 8 ही एलिमेंट निकल कर आना चाहिए, दूसरा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई ना?
एकदम अच्छा से समझ में आएगा। इतना अच्छा लेक्चर आपको बताऊंगा कि ऐसा शायद ही कोई बताएगा। ठीक है, चलो तो देख लल्ला, इसका सबसे पहले मैं अगर ऑर्डर लिखना चाहूंगा, कोटि लिखना चाहूंगा, है ना, कोटि, तो मैं कोटि लिखूंगा। देखो अगर मैं लिखना ही चाहूँ कि कोटिया इसकी क्या होगी, तो कोटिया यानी कि इसका पहले सबसे पहले क्रमित युग्म लिखो। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, ठीक है ना। चूंकि मैं लिख रहा हूं, देखना, चूंकि चूंकि किसी किसी आव्यूह आव्यूह किसी आव्यूह में उपस्थित उपस्थित अवयव अवयवों की संख्या कोटि m/n का गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। सुनो देखो मैं क्या लिखा हूं, लिखा हूं किसी आव्यूह में उपस्थित अवयवों की संख्या, किसी भी आव्यूह में उपस्थित अवयवों की जो संख्या होगा वो कोटि m/n का गुणनफल के बराबर होता है ना। यानी कि इसका जब गुणनफल करोगे दोनों का, तो वही m/n के गुणनफल के बराबर होता है, या mn होता है, या mn, है ना, या mn होता है। ठीक है, बात समझ में आई। चाहे इसको छोड़ दो, इसको मत लिखो, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, होता है ऐसे। अगर आपको mn लिखना है ना, तो गुणनफल mn यहाँ पे लिख सकते हो, कि गुणनफल mn के बराबर होता है। ऐसे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये अब अच्छा लगेगा। ठीक, कि गुणनफल mn के बराबर होता है, ठीक है ना, गुणनफल mn के बराबर होता है। ठीक है, अब सही हो गया। तो अतः अब मैं लिखूंगा, अतः इसके इसके संभावित युग्म, मतलब जोड़ा जो आएगा संभावित युग्म क्या आएगा, देखना, संभावित युग्म जो होगा वो संभावित युग्म इसका बनेगा 18, संभावित युग्म है 18। फिर आपका क्या बनेगा संभावित युग्म 24। देखो 1 में 8 का गुना करोगे, ये m 1m है, और ये जो है ये n है, तो mn गुना करोगे तो 8 आ जाएगा, mn गुना करोगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा। अब देखना संभावित युग्म इसका क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेगा संभावित युग्म, अब उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8 1 चाहे 4 2 लिख सकते हो, यहीं से उल्टा कर दो, 4 2 और 1 8, सॉरी 1 8 करें, 8 1 8 1, ठीक है, 8 1, ये 4 मतलब इसका आर्डर हो सकता है, 4 आर्डर, या तो 1/8 का, या तो 2/4 का, या तो 4/2 का, या तो 8/1 का, यही इसका आर्डर हो सकता है। अतः इसलिए, अब अतः लिख लिया, तो इसलिए, है ना, इसलिए कोटियां इसलिए संभावित संभावित कोटियां, देखो संभावित कोटियां को कैसे लिखेंगे, संभावित कोटियां, इसलिए संभावित कोटियां जो होगा, है ना लल्ला, वो होगा आपका 1/8, 2/4 और 4/2 और 8/1, ये आपका संभावित कोटियां होंगी। ठीक है, देखो ये युग्म है, जोड़ा है, पेयर है, तो इसको ना हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं युग्म को, लेकिन कोटि को ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, बस कॉमा से अलग कर दिए कि ये पहला कोटि ऐसा हो सकता है, दूसरा कोटि वाला ऐसा हो सकता है, और आव्यूह, और तीसरा कोटि ऐसे वाला एक आव्यूह हो सकता है, और चौथा कोटि वाला ऐसे एक आव्यूह हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई लल्ला, बोलो, बोलना, देखना, ये आपका मतलब एक रो होगा और 8 गो कॉलम हो सकते हैं, ठीक है ना, 1/8 में। ये देखो 2 गो रो होगा और 4 गो कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे 4 गो रो होगा और 2 गो कॉलम होगा, यहाँ पे 8 गो रो होगा और एक ही कॉलम होगा। समझ आया ना, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी बाबू, बिल्कुल आ रहा होगा। आप ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, है ना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना इसको। अगर बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखना चाहते हो बाबू, तो लो लिख लेना इसको, अच्छे तरीके से देख लो। यही क्वेश्चन है आप लोगों का। उदाहरण दूसरा, यहाँ पे किसी आव्यूह की कोटि m/n होती है जहां कुल अवयव mn होगा, मतलब ये गुना होगा और कुल कोटि वही आ जाएगा। ठीक है ना,
उसी को कह रहा है कि जहां यहाँ कुल अवयव 8 होगा, मतलब यहाँ पे जो कुल अवयव है वो 8 होगा। अतः m बाई एन 8 के सभी संभव युग्म जो है एम एन होंगे, है ना, एम एन, वही कमा लगा के एम एन, यानी कि देखो संभव युग्म बनाया है, ये संभव युग्म है, ठीक है, संभव युग्म। अच्छा, ऐसे संभव युग्म बन जाएगा और इसी को अब क्या कर दिया है, कोटि लिख दिया है। कह रहा है कि इसलिए 8 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां ये आपका होंगे, ठीक है। देखो 1/8, 2/4, 4/2 और 8/1, हम भी तो यही लिखे हैं लल्ला, है ना। देखो 1/8, 2/4, 4/2, 8/1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होगा। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप बिल्कुल ले सकते हो, देख सकते हो। इसमें एक चीज और बहुत खास चीज दिया है, कह रहा है याद रखें, क्या याद रखना है, किसी आव्यूह में कुल अवयव, किसी आव्यूह में कुल अवयव, जैसे ये आव्यूह है, देख पा रहे हो, ये आव्यूह है, दिख पा रहा है लल्ला, ये आव्यूह है, इसमें कुल अवयव जो होंगे वो क्या होंगे, 2/2 है ना, यहाँ पे ये 2/2 है, ठीक है, 2/2 है, तो कुल आव्यूह हो जाएगा m और n का मतलब गुना करके, ठीक है ना, यानी कि इसके कोटि को गुना करोगे तो आपका आ जाएगा कुल अवयव। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि किसी आव्यूह की कुल अवयव बराबर पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। ये m जो है ना वो पंक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है, R1 और ये R2, ये पंक्तियों की संख्या है, 2 पंक्ति है तो पंक्तियों की संख्या है ना। ये स्तंभों की संख्या, देखो ये C1 और ये C2, तो ये 2 है ना, जो ये वाला, ये कॉलम को दर्शा रहा है, तो कॉलम को यानी कि स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या देख लो, पंक्तियों की संख्या कितना है, 2 है। स्तंभों की संख्या देख लो, स्तंभों की संख्या 2 है, तो 2 दूना 4 यानी कि 4 ही अवयव इसमें है। यानी कि इसी को लिखा है कि इसी आव्यूह में कुल अवयव जो आएंगे, कुल अवयव की जो संख्या होगा वो पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या होगा, ठीक है, m/n। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, दर्शाया गया, सिखाया गया, ठीक है। ये आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो। ये उदाहरण नंबर क्या है लल्ला, 3 है, ठीक है, उदाहरण 3। अब ये जो उदाहरण 3 है इसमें कह रहा है कि एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2, और ये आपका ना है लल्ला, देख ये आपका जो है ना, ये आपका मॉड में, ठीक है, ये आपका किस में है, मॉड में। अब मॉड से जानते ही हो कोई वैल्यू निकलता है तो माइनस में ना होकर प्लस में आता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। तो ये मॉड में है, ठीक है, मॉड बना दिया। अब सुनो लल्ला, देखो ध्यान से इस चीज को, अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा लगाता हूं, चलो देखो। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लो। अब तो नहीं कर सकते हो कि अच्छा नहीं लग रहा, अब तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो मॉड में हो गया, ठीक है लल्ला, मॉड में हो गया। अब हमको पहले तो 3/2 आव्यूह की रचना करना है, तो हम मानेंगे, देखो मानेंगे कि माना, है ना, मानने में की जाता है रे लल्ला, मानने में कोई घाटा है नहीं ना, तो मानो ना, लेट माना, है ना, माना क्या, देखना ध्यान से, माना आव्यूह कहाँ गया रे लल्ला, माना, माना 3/2 का एक आव्यूह, माना 3/2 का एक आव्यूह ए इज इक्वल टू, ए बराबर ये हमने मान रहा है ना, फिर माना चाहोगे तो लिख दो, तो माना तो लिख ही दियो तो छोड़ो जाने दो। ये 3/2 यानी कि 3 गो रो रहेगा और 2 गो कॉलम रहेगा, तो देखो 3 गो रो और 2 गो कॉलम में लिख रहा हूं। यहाँ पे देखो ये A11, A11 और A12, मतलब 2 गो कॉलम, तो देखो 2 गो कॉलम के लिए तैयार हो गया। अब A21 और A22, A23, 23 कर रहे हैं 21, सॉरी 31, A31 और A32, 32, ठीक है बाबू, देखना ध्यान से। देखो मैं इसको समझाता हूं कैसे लिखा जाएगा। जैसे ये पहला रो है तो 1 1, ये पहला कॉलम है तो देखो लास्ट में पहला कॉलम 1 1, ये दूसरा कॉलम है तो 2 2 2 2 2 जो चल रहा है, ये पहला रो है तो 1 1, दूसरा रो है तो 2 2, तीसरा रो है तो 3 3। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई लल्ला, बोलो। ये जैसे इसमें आई जे होता है एलिमेंट, आई जे,
तो आई और जे, आई निरूपित करता है, दर्शाता है किसको, आई दर्शाता है रो को, और जे किसको दर्शाता है, कॉलम को। तो यहाँ पे जब जे आएगा तो पहला कॉलम आ रहा है, जे लास्ट में, जे लास्ट में, तो पहला कॉलम है तो 1 1, ये दूसरा कॉलम है तो जे 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 लास्ट में, आई जे आई जे आई जे आई जे 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 लास्ट में, तो दूसरा कॉलम है तो 2 2 2 2 चलेगा। ये देखो आई आई चलेगा इसमें, तो ये पहला रो है तो 1 1 चलेगा, ये दूसरा रो है तो आई आई चलेगा पहले तो 2 2 चलेगा, तीसरा रो है तो 3 3 चलेगा, ऐसे चलेगा ना। बात समझ में आ गई? अब तो लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे। चलो अब बाबू, अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। देखो अब मैं लिख दिया हूं कि माना 3/2 का आव्यूह है ना, एक आव्यूह ये है 3/2 का। अब हमको जिसके अवयव, तो यहां पे लिखना जिसके अवयव, है ना बाबू, जिसके जिसके अवयव, जिसके अवयव जो है वो लल्ला दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 और ये मॉड I-3j, यही है बाबू। ठीक है, अब इसलिए अवयव 1 1, अतः अवयव A11, A11 क्या आएगा देखना, A11 आएगा बाबू 1/2 और ये मॉड, ये देखना आई क्या है 1 है और जे क्या है 1 है, तो 1 - 3 × 1। ठीक है, बात समझ में आई बाबू? चलो तो यहां से मैं इसी के जगह आगे लिख देता हूं, यानी कि 1/2 और इसको सॉल्व करके लिखूंगा। तो ये आएगा 2, घट के आएगा 2, 3 दूना 3 एक 3 और 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 2 आएगा माइनस में तो ये बाहर आएगा तो प्लस में, तो 2 2 से कटेगा, ऐसे 2 2 से कटेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं लिखता हूं अवयव, है ना, अवयव, अवयव क्या, एलिमेंट मतलब प्रविष्टि भी लिख सकते हो, अवयव 1 2। अब 1 2 का लिखेंगे तो 1/2 है ना, और ये 1, अच्छा हाँ 1 तो रहेगा ही, 1 2 मतलब अब इसका लिख रहा हूँ तो 1 2 आई 1 है और -3 जे आपका 2 है तो 2। ठीक है ना, अब इसके आगे 1/2, देखो ये 3 दूना के 6 और 6 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा लल्ला, 6 में से 1 निकलेगा तो 5, है ना, तो गुना में 5 ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि मॉड से निकलेगा तो 5। इसको आप लिखोगे तो लिखोगे 5/2, 5/2। ठीक है बाबू, चलो अब हम लोग अवयव, अवयव 1A21 लिखेंगे तो 1/2 है ना, 1 - 3/3 नहीं है, 3 गुना है, 3 गुना, और आपका जे क्या है यहाँ पे 1 है, तो जे आपका 1 है और ये 1 नहीं है 2 है। ठीक है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, ये आपका 2 है, 2 - 3 गुना 1। ठीक है, चलो 1/2 गुना, अब देखना 3 एक 3 और 3 में से -3 में से 2 घटेगा तो -1, -1 आएगा तो -1 यानी कि 1 होगा, यानी कि ये होगा गुना करके 1/2। ठीक है बाबू, चलो अब हम लोग लिखते हैं अवयव क्या, A22 यानी कि 1/2 और अवयव A22, देखो I2 - 3 × JV2। ठीक है बाबू, देखना ध्यान से 1/2, यहाँ पे देखो 3 दूना के 6, 6 में से 2 निकलेगा तो 4, है ना, 6 में से 2 निकलेगा तो 6 में से 2 निकलेगा तो 4, प्लस में 4 आएगा और ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में यानी कि आएगा 2। ठीक है, चलो अब ये आया क्या अवयव ए, कौन सा आया अवयव A31, A31 आएगा 1/2 और ये मॉड, ये देखो I3 है और -3 गुना जे आपका 1 है, जे आपका 1 है। ठीक है, बराबर 1/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 में से 3 निकलेगा तो 0, है ना, और 0 में 1/2 का गुना होगा तो 0, ये हो गया 0। ठीक है बाबू, चलो इसको तो थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर करके और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि इसी में सब चीज समाहित कर देता हूँ। देखो भैया, दिख रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा, देख ले रहे हैं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो अब लल्ला देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन भी दिख रहा है ना, क्वेश्चन भी दिख रहा है लेकिन यहाँ से ये गड़बड़ हो गया।
अरे भैया टच हो जाओ। नहीं टच हो गए तो तुमको तो हम उड़ा देंगे। जब हम ही से गुस्ताखी करोगे तो छोड़ेंगे थोड़ो नहीं। अब सही है, चलो। अब देखना बाबू ध्यान से, यहाँ पे अवयव, ये अवयव लिख रहे हैं ना, अवयव अवयव अवयव, ठीक है। अवयव 3 2। अब 3 2 को निकालोगे तो 1/2, ये आपका 3 - 3 गुना 2, 3 गुना 2, 3 3 3 गुना 2, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1/2, और देखो 3 दूना के 6, 6 में से 3 निकलेगा तो 3, तो मल्टीप्लाई 3 बराबर 3/2। अतः यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे इसी के, अतः अतः आव्यू, अतः आव्यू ए इज इक्वल टू, है ना, मान रखने पर, अवयवों की आव्यू ए में मान रखने पर लिख लेना, लिखना होगा तो। अब मान रखेंगे लल्ला, तो देखना आपका आएगा जो, है ना, ये क्या आया है, A11 आया है 1, 1 आ गया, ठीक है। और A12 आया है आपका 5/2, 5/2, ठीक है। और आपका A21 आया है 1/2, 1/2। और फिर आपका A22 आया है 2, 2। और A31 आया है 0, 0। और A32 आया है 3/2, 3/2। तो आपका ये मेन, मतलब ये जो आपका आव्यूह पूछ रहा था वो आव्यूह हो गया। ऐसे ही आव्यूह निकालेंगे, ये पेपर में कभी कभी आया करता है, पूछा करता है, तो ऐसे ही मतलब अब चाहे जितना भाई जितना का कहेगा, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। बात समझ में आई बाबू? बोलो। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको लिखने का ढंग सिखा दे रहा हूं, एक बार फिर से ढंग से सीखिएगा, हो सके तो आपको आ जाए। जैसे मैं 3/3 का लिखकर सिखा रहा हूं यहाँ पे आपको, ठीक है। 3/3 का देखना, 3/3 का लिखूंगा अभी, ये थोड़ा सा ढंग से नहीं बन रहा है। ये 3/3 का देखो, 3/3, इसका मतलब 3 गो रो रहेगा और 3 गो कॉलम रहेगा। तो देखना ध्यान से, जैसे ए 3 गो कॉलम तैयार हो गया। अब पहला रो गया, ये देखो ए ए ए ए, ठीक है, ऐसे लिख लिया। यानी कि 3 गो रो है देखो, और 3 ही कॉलम है ना। तो देखो ये पहला रो जा रहा है, पहला रो, तो पहला रो, तो पहला रो, पहला रो, पहला रो बता रहा है कि पहला रो जा रहा है। ये पहली कॉलम है, तो देखो पहली कॉलम है, ठीक है। ये दूसरी कॉलम है, तो ये देखो दूसरा। और ये तीसरी कॉलम है, तो देखो ये तीसरा। ये देखो ध्यान से देखना, ये दूसरा रो है, दूसरा रो है, तो दूसरा रो है तो 2 2 2। पहला कॉलम है तो 1, दूसरा कॉलम है तो 2, तीसरा कॉलम है तो 3, ठीक है। देखना ये तीसरा रो है तो 3 3 3, पहले रो को लिखा जाता है, कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 3 3। अब हम लोग जो लिखे है ना, इतना ही लिखे थे, देखना ध्यान से, ये इतना ही लिखे थे बस, है ना। मिलाओगे तो इतना ही आएगा, 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 2, तो इतना ही आया था। इसी का हम लोग वैल्यू निकालें। आई जे, ये होता है आई, ये लल्ला होता है आई, और ये होता है लल्ला जे, ठीक है ना। इसमें भी आई जे, इसमें भी आई जे, इसमें भी आई जे, इसमें भी आई जे, इसमें भी। जब इस अवयव को निकाल लेते हैं तो 1 1, तो अवयव का आई जे 1 1 है, तो आई जे 1 1 रखे थे, है ना। जब इस अवयव का निकाले तो I1 है और J2 है, तो I1 है और J2 है, ठीक है। जब मैं इस अवयव का निकाल रहा था तो I2 है और J1 है, I2 है और J1 है, I2 है और J आपका 2 है ना, 2 है। ऐसे निकाला हूं सब, और आपका ये ऐसे ये मतलब हल करोगे तो ऐसे ही बन के आ जाएगा। किसको नहीं समझ में आया है बताओ भैया? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई बंदा होगा, कोई लड़का होगा, कोई गाइज, हेलो गाइज कौन गाइज है जिसको नहीं समझ में आया? बताओ, कोई है क्या जिसको नहीं समझ में आया ये सवाल? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मत करना मेरी जान, ठीक है। सबको आया होगा समझ में, ठीक है। चलो, चल लल्ला देख। अब ये हम लोगों का एग्जाम्पल 3 खत्म हो गया, 2 एग्जाम्पल और बचा है। मैं चाहूं तो उस एग्जाम्पल को भी अभी निपटा सकता हूं, ठीक है। बस एक बात मैं ऐसे ही बोलूंगा और भग देने एग्जाम्पल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? लेकिन उससे पहले मैं आपको मैं बता दूं कि कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसको ध्यान से सीखिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है लल्ला। देखो, ये आपका आव्यूह के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना।
आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह निम्नलिखित बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट आपको 7 या 8 प्रकार पढ़ना है आव्यूह को, है ना। जो आव्यूह आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एक स्तंभ आव्यूह आपका पहला हुआ है, ठीक है। क्या है लल्ला? पहला स्तंभ आव्यूह। देखो स्तंभ आव्यूह को हम लोग ध्यान से सीखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्तंभ आव्यूह आपको दिखा, देख लल्ला, दिख रहा होगा आपको स्तंभ आव्यूह। ये आपको स्तंभ आव्यूह दिखा बाबू, ये आपको स्तंभ आव्यूह दिखा, बताओ स्तंभ आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं लल्ला? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, स्तंभ आव्यूह होता क्या है? जैसे स्तंभ आव्यूह मतलब कॉलम, एक जैसे ये अगर पिलर में गाड़ दूं यहाँ पे, तो ये क्या है? कॉलम ही तो है ना। एक ऐसे सीधा सीधा लाइन दिख जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये कॉलम है। एक सीधा सीधा लाइन दिख गया तो मैं बोल दूंगा कि कॉलम है। जैसे 2 3 4, है ना, ऐसा अगर ये दिखा कॉलम में तो मैं इसको बोलूंगा कि कॉलम मैट्रिक्स है। क्या बोलूंगा? मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स ही बोलूंगा, ठीक है। बात समझ में आई लल्ला? लेकिन देखो ना, इसको क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि इसमें केवल एक स्तंभ होता है, केवल और केवल, केवल और केवल एक ही स्तंभ होता है, तो उसको हम लोग स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। एक स्तंभ से दूसरा स्तंभ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर दूसरा स्तंभ हो गया ना तो फिर उसको हम नहीं बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आई लल्ला? स्तंभ आव्यूह कब बोलेंगे? जब सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम रहे, ठीक है, तब मैं इसको बोलूंगा स्तंभ आव्यूह। तो ये आपका स्तंभ आव्यूह है। जैसे यहाँ पे ये स्तंभ आव्यूह है ना, ये कितना बाई कितना है? देखो 1 2 3 4, यानी कि 4/1 का ये है। देखो यहाँ पे लिखा है कोटि 4/1 लिखा है ना, 4/1। तो ये 4/1 कोटि का, 4/1 ऑर्डर का ये आपका एक आव्यूह है, जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ दिख रहा है, यानी कि ये आपका स्तंभ यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है। बात समझ में आई लल्ला? ठीक है। अब सुनो, देखो यहाँ पे आपको दे रहा है कि व्यापक रूप से, मतलब इसको व्यापक रूप लिखने का तरीका क्या है। अगर आपको मैं दे दूं, मैं आपसे कह दूं कि आप कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करो, लिखो, बताओ कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो फिर आप क्या क्या बताओगे? कैसे बताओगे? कहोगे ये बात कि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाएगा जब उसमें केवल और केवल एक ही क्या हो, एक ही उसमें क्या हो, स्तंभ हो, ठीक है। तो उसको हम स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। ऐसे आप बोल सकते हो। बोलने के बाद आप कहोगे कि व्यापक रूप से इसको ऐसे दर्शाया जाएगा। देखो मैट्रिक्स को आप ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा दर्शा सकते हो, किसी भी, एनी भी, किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा आप दर्शा सकते हो, ठीक है ना। आपकी जो इच्छा किया ना, जो आपको लेटर अच्छा लगता है, जिस लेटर से आपको बहुत ज्यादा प्यार हो, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम हो, उस लेटर के द्वारा आप उस आव्यूह को दर्शा सकते हो। तो देखो यहाँ पे ए द्वारा दर्शाया, आपकी विचार, आपका मन करे कि नहीं 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 गुरुजी, हम तो बी द्वारा दर्शाएंगे, तो दर्शा भैया तू बी द्वारा, ठीक है ना। जिसके द्वारा तुम दर्शाना चाहते हो रे लल्ला, उसके द्वारा तुम दर्शा सकते हो। यहाँ पे ए द्वारा दर्शाया गया। यहाँ पे देखो एलिमेंट को ए लिखा ही जाता है, एलिमेंट ए है, अंदर आईजे है ना, ये आईजे है। और यहाँ पे देखना, यही इसका मेन चीज है, यही इसका मेन है, ठीक है ना। जो यहाँ पे है यही मेन है, इसका ऑर्डर देखना। इसका जो ऑर्डर है ना, ये कॉलम तो बहुत सारा हो सकता है, कॉलम तो बहुत सारा हो सकता है, जितना मर्जी उतना कॉलम लेकर जा सकते हो। लेकिन अरे सॉरी, जितना मर्जी उतना आप रो लेकर जा सकते हो, रो मतलब पंक्ति। लेकिन कॉलम इसका सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर वन, ठीक है ना। सिर्फ एक ही कॉलम होगा, C1, ये C1 जो है एक ही कॉलम ये होगा, एक ही कॉलम हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम। तो देखो ये रो को दर्शाता है और ये कॉलम को दर्शाता है। तो यहाँ पे कॉलम फिक्स है कि 1 होगा, यानी कि ये M/1 होगा। M/ क्या होगा? M/ लल्ला रे, M/1 होगा। यहाँ पे 4/1 क्यों लिखा गया था? क्योंकि हमारा फिक्स था कि ये रो आपका 4 है ना, 4 गो रो है। कितना रो है ना लल्ला? 4 गो। देखो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो और ये चौथा रो। तो 4 रो है, तो रो पहले, 4 रो तो रो पहले, यानी कि पंक्ति, रो माने पत्ती। तो ये पंक्ति 4 और कॉलम कितना है? 1, तो 1, यानी कि ये कॉलम फिक्स हो जाता है यहाँ पे। तो यही यहाँ पे कॉलम फिक्स कर दिया है, कॉलम n को फिक्स कर दिया है। m आपका अनफिक्सेबल रहेगा ना, फिक्स नहीं रहेगा। बात समझ में आई लल्ला? तो कह रहा है कि एक M/n कोटि का स्तंभ आव्यूह है, एक M/n कोटि का स्तंभ आव्यूह है। जैसे आप इसको यहाँ पे b द्वारा भी ऐसे लिख सकते हो रे लल्ला, b बराबर ए, आप जानते हो आईजे, ठीक है ना, ए आईजे। ये एम आपका फिक्स होगा, आप बाई 1 होगा, ठीक है। बी द्वारा भी दर्शा सकते हो, ठीक है बाबू। यही यहाँ पे आपको लिखा है। बात समझ में आई ना?
और ये m/1 कोटि का ये क्या है, ये ऑर्डर है। m/n कोटि का क्या है, ऑर्डर है। यही चीज यहाँ पे लिखा है। टिप्पणी में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो टिप्पणी क्या कह रहा है कि यदि ए आई जे एक m/n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो अवयव प्रविष्टियां ये ऐसे आव्यूह ए के विकर्ण के अवयव कहते हैं ना। अच्छा ये देखो विकर्ण के अवयव कहते हैं, मतलब ये जो 1 1 आया, ये 2 2 आया, ये मतलब 3 3 आया, 4 4 आया, उसको विकर्ण को आव्यूह बोलते हैं, और विकर्ण का एलिमेंट अवयव प्रविष्टि बोलते हैं, विकर्ण का। अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं लल्ला, विकर्ण का आव्यूह प्रविष्टि, ठीक है। चलो जैसे समझा दूं क्या, अभी अभी समझा दूं, क्या चाहते हो बोल भैया। इधर कहीं लिखा हूं देखो, ये विकर्ण होता है, क्या होता है लल्ला, ये विकर्ण होता है, ठीक है। ये विकर्ण हो गया, क्या हो गया रे भैया, ये विकर्ण, यही विकर्ण है, यही विकर्ण। इसको विकर्ण नहीं बोलेंगे, इसको विकर्ण बोलेंगे। एकदम ध्यान से सुनो, है ना, आपका सब चीज एकदम यहीं पे क्लियर कर दूंगा, ध्यान से सुनोगे तब। सब लोग नहीं ऐसे क्लियर करते हैं, ठीक है। हाँ जाके देख लेना, ये विकर्ण है। इसको विकर्ण नहीं बोलेंगे, देख लिए, इसको विकर्ण नहीं बोलेंगे, है ना। ये मतलब ये क्लियरिटी है आपको कि इसको, जैसे मैं बस बोल दूं कि इसको इसको विकर्ण बोलेंगे, मैं इसको बोल भी नहीं किया कि ये विकर्ण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, फिर तुम्हारे दिमाग में लल्ला ये बार 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 ये मतलब उपजेगा, है कि नहीं, कि सर जी इसको विकर्ण बोले थे, क्या इसको विकर्ण नहीं बोल सकते, ना ना ना, एकदम बिल्कुल नहीं इसको विकर्ण बोल सकते, ठीक है। चलो तो भैया रे सुन ध्यान से समझना इस चीज को, ये आपका विकर्ण हुआ, तो विकर्ण आप देखोगे ना, हट जा भैया, हट जा हट जा हट जा हट जा, देखो ये विकर्ण में 1 1 आया, ए 1 1 आया, ए 2 2 आया, और ए यहाँ पे ए 3 3 आया, ए 3 3 आया, आया ना, आया ना। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा था कि ये विकर्ण के एलिमेंट होते हैं। कहाँ गए रे भैया, ये विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, ए 1 1 ए 2 2 डैश 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 ए एन, ठीक है ना, ऐसे ही जाएगा। बात समझ में आई, तो उसका मतलब अच्छा है, बता दिया है, कह दिया है, तो और अच्छी बात है। चलो भैया देखो अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल नंबर, इसका उदाहरण एक है ना। कह रहे ए एक विकर्ण के अवयव 1 4 6 है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 4 6 विकर्ण के अवयव है, और इसको मैं बता दूं, ये आपका जो है ना, ये जो आपका है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ये एक आव्यूह है जिसमें एक विकर्ण के अवयव को बताया गया है कि इसके विकर्ण 1 4 6। अगर मैं कह दूं इसको कि क्या यह कॉलम मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है। अगर सिर्फ यही दिखता ना रे लल्ला, देखो अगर सिर्फ आपका यही दिखता सोना बाबू, तो आप कहते हैं कि ये कॉलम है, या ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, सिर्फ यही दिखता तो आप कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, या सिर्फ यही दिखता है ये दोनों नहीं रहता तो आप कहते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स है। बात समझ में आई, बोलो। तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, एक ये 3x3 का क्या है, मैट्रिक्स है, जिसमें विकर्णों को बताया गया कि 1 4 6 ये विकर्ण है। यहाँ पे इसको देने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बता दिया गया कि ये इसको मतलब विकर्ण के अवयव यानी कि प्रविष्टि यानी कि एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। बोलो भैया, बोलो, जल्दी जल्दी, है ना। कमेंट करना आपको अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है ना। फिर दोबारा हम आपको समझा देंगे, ठीक है, किसी दूसरे लेक्चर में कमेंट दिए रहोगे तो, ठीक है। चलो अब भैया सुनना आप हमारी बात को ध्यान से, तीसरा, हाँ देखो तीसरा जो इसमें है, तीसरा कह रहे हैं दूसरा, ठीक है ना। ये दूसरा पंक्ति आव्यूह, क्या इसको बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह को रो मैट्रिक्स, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, रो मतलब पंक्ति होता है ना, पंक्ति यानी कि आपको एक पंक्ति ऐसे दिखेगा, सिर्फ पंक्ति नजर आएगा, कॉलम नहीं नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पंक्ति नजर आएगा। जैसे मैं 2 3 4 6 लिख दिया ऐसे, है ना, ये आपको एक सिर्फ पंक्ति नजर आया, सिर्फ पंक्ति, कहाँ कॉलम नजर आ रहा है, कहीं कॉलम, ऐसे मैं 2 3 4 6 फिर लिख दूं ऐसे, तब ये जाके आपको कॉलम भी नजर आने लगेगा, तब जाके आपको कॉलम भी नजर आने लगेगा। वैसे फिलहाल कॉलम तो है, कॉलम तो है, लेकिन ये पंक्ति एक ही सिर्फ है ना, एक ही सिर्फ है ना, पंक्ति। 2√3 2√3 - 1, ठीक है ऐसे। तो देखना इसमें जो ये है ना, ये जो आपका m है, m तो फिक्स हो गया 1 रहेगा, लेकिन जो इसका ये कॉलम है वो फिक्स नहीं होता, ये कॉलम n होता है, ठीक है। ये देखो पंक्ति, रो रो फिक्स है, एक ही रो, लेकिन कॉलम 1 2 3, लेकिन अगर कॉलम में जब ऐसे पढ़ने लगेंगे तब ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं, मतलब पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इसमें जब एक रो टाइप में ऐसे पट लाइन दिखेगी तो आप बोलोगे कि ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि इसमें केवल एक पंक्ति हो, यदि इसमें केवल एक पंक्ति हो, देखो एक ही पंक्ति है, ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लल्ला, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे देखो यहाँ पे तो फिक्स है कि 4 गो इसमें क्या है, कॉलम है, 4 गो इसमें क्या है, कॉलम है, तो ये फिक्स, ये 1 फिक्स हो गया, ये भी फिक्स है फिलहाल यहाँ पे 4। लेकिन अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखूंगा लल्ला, तो मानक रूप में इसको देखो मैं लिखूंगा ऐसे, व्यापक रूप जिसको स्टैंडर्ड रूप बोलते हो, बी इक्वल टू बी आई जे। देखो यहाँ बी बोला है ना, आप यहाँ पे ए भी बोल सकते हो और इसको भी ए लिख सकते हो, लेकिन ऊपर अब ये ए बोल के आए हैं ए बराबर, इसीलिए इसको बी बी बराबर बोलूंगा। ठीक है ना, अगर आपकी विचार कर रहा है कि नहीं मैं तो ए ही द्वारा इसको भी दर्शाऊंगा, फिलहाल आप दर्शाओ ए द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इसको बी द्वारा यानी कि बी एलिमेंट, अब बी यहाँ पे बी लिख दिया, मन करेगा तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा, है ना, यहाँ बी लिखा रहूंगा, यहाँ पे मन करेगा तो ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो बी और बी एलिमेंट यहाँ पे, मतलब बी एलिमेंट डाल दिया हूँ, बी आई जे। तो देखो ये आपका जो एम है वो फिक्स है, क्योंकि एक रो है, और एन आपका फिक्स नहीं है। एक एक गुना, अरे सॉरी, एक 1/n कोटि का पंक्ति आव्यूह है। ठीक है, चलो अब सुनना देखना, तीसरा वर्ग आव्यूह, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हो। वर्ग आव्यूह को क्या बोलते हो लल्ला, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया, देखना अभी समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दे रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपका कॉलम होता है और जो आपका रो होता है, या आपका जो रो है और कॉलम है, पहले कॉलम बोलो, पहले रो बोलो, फिर कॉलम बोलना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो आपका रो होता है और जो कॉलम होता है, वो दोनों को दोनों रो और कॉलम बराबर होता है। जैसे 2/2, 1/1, है ना, 4/4, 3/3, ये आप लोगों का क्या है, आप लोगों का वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है लल्ला, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अरे अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, है ना, खूब दबा के ठोक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है लल्ला, चलो ध्यान से देखना, ये देखो ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। क्या कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, अतः एक m/n आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि m बराबर n और उसके कोटि n बताया जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है, बात समझ में आई, मैं बताया हूं ना, क्या यही रहा है कि वह वर्ग आव्यूह कहलाएगा जब उसका m और n बराबर हो, m और n बराबर हो, यानी कि जो पंक्ति की संख्या हो और जो कॉलम की संख्या हो, पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर बराबर हो। इसको व्यापक रूप में लिखेंगे लल्ला, है ना, इसको व्यापक रूप में लिखेंगे बाबू, इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, देखा ध्यान से, इसको व्यापक रूप में ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये कह रहा है कि वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे, है ना, ए आई जे m/n, देखना सॉरी, m/n को n/n लिखा है, क्यों n/n लिखा है, बात समझ में आ रही है, देखना इसलिए लिख रहा है। देखो तुम m/m भी लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं ना, m/m भी लिख सकते हो और n/n भी, इसलिए n/n लिखा है ना, कि जैसे n की जगह पे 2/2, जैसे 3/3, 4/4, 2/2, 1/1, ऐसे जैसे लिखोगे तो 1/1, 2/2, 3 जो 1 2 3 आ रहा है वो क्या है, एक नंबर है, वो एक नंबर है, तो नंबर है तो n कहीं ना कहीं नंबर को डिकोड करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको n कर दिया गया। अगर आपका विचार है लल्ला कि मैं m/m लिखूं तो आप m/n लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, m/m लिख सकते हो। एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है। ठीक है, बात समझ में आई लल्ला, वर्ग आव्यूह में ज्यादा कोई खास नहीं है, बस इतना ही समझो कि वर्ग आव्यूह को कैसे दर्शाया जाता है। ये यहाँ पे m और n दोनों बराबर हो जाता है, तो आप चाहे m/m लिखो चाहे n/n लिखो, अगर n/n लिखोगे तो अच्छा रहेगा, मैं बता दिया हूँ क्यों अच्छा रहेगा। अगर चाहते हो कि m/m लिखे तो m/m लिखो। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है लल्ला, चलो, विकर्ण आव्यूह यानी कि विकर्ण आव्यूह को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं, सुनो ध्यान से, विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं। विकर्ण आव्यूह वह एक वर्ग आव्यूह है ना, यानी कि ये भी एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, लेकिन वर्ग आव्यूह में कुछ खास है, खास यह है कि विकर्ण को छोड़कर, देखो विकर्ण को छोड़कर बाकी जो अन्य आव्यूह होते हैं, सॉरी आव्यूह कह रहे हैं, बाकी जो अन्य एलिमेंट अवयव प्रविष्टि होती है वो 0 0 होती है, विकर्ण को छोड़ के। अच्छा, विकर्ण किसको कहते हैं लल्ला, विकर्ण इसको कहते हैं, विकर्ण आव्यूह में बताया हो ना, विकर्ण आव्यूह, अच्छा विकर्ण आव्यूह तो अभी बता रहा हूं, विकर्ण आव्यूह तो अभी बता रहे हैं ना, तो विकर्ण इसको बोलते हैं, न कि इसको बोलते हैं। ठीक है ना, विकर्ण किसको बोलते हैं लल्ला, विकर्ण आपको इसको बोला जाता है, न कि इसको बोला जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई।
देखो मैं एकदम क्लियरिटी के साथ आपको बता रहा हूं कि विकर्ण किसको बोलते हैं। विकर्ण इधर से ये होता है, न कि ये विकर्ण होता है। तुम कहोगे कि गुरुजी ये भी तो विकर्ण ही है, जब ये विकर्ण है तो ये भी तो विकर्ण ही है। नहीं रे लल्ला, विकर्ण आपका ये है और विकर्ण आपका ये नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब सुनो, देखो जो ये विकर्ण का एलिमेंट है ना बाबू, ये जो विकर्ण यानी कि डायगोनल का जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका कुछ ना कुछ अंक होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, अंक होता है। और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं ना वो जीरो जीरो होते हैं, बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं, ठीक है ना। वो बाकी के एलिमेंट, अब ये नहीं है कि इसमें कोई सर जी -1 डाल दूं तो यहाँ पे सब 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 सर जी जीरो जीरो डाल है, जब -1 डाल लेने दीजिए ना सर जी, डाल लेने ना 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 लल्ला, ऐसा नहीं होता है। इसी के एलिमेंट सिर्फ कुछ ना कुछ रहेंगे, है ना। बाकी के सब जितने भी इसको विकर्ण को छोड़ के एलिमेंट है वो सब के सब जीरो रहेंगे, ठीक है ना। देख लो ये भी कुछ ना कुछ है, बाकी मतलब ये। अच्छा एक चीज और सुनो, तुम कहोगे कि गुरुजी यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा तो मैं इसमें जीरो अगर डाल दूं तो नहीं डाल सकते हो। बात समझ में आई ना? नहीं डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, इसमें जीरो को छोड़ के, जीरो को कुछ छोड़ के कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा। अब बाकी जो ये विकर्ण वाले एलिमेंट है, इसको छोड़ के आगे इधर उधर जीरो को छोड़ के कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, जीरो जीरो, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। और जो ये विकर्ण आव्यूह होता है ना, ये एक वर्ग आव्यूह ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, जिसमें कुछ खास होता है। खास यही होता है कि विकर्ण के एलिमेंट जीरो को छोड़ के कोई ना कोई एक अलग अलग एलिमेंट होते हैं, है ना। और बाकी विकर्ण को छोड़ के जो एलिमेंट होते हैं वो आपको जीरो जीरो होते हैं, ठीक है लल्ला। देखो ना ध्यान से, ये जो एलिमेंट है ना, ये इसके आई और जे क्या होते हैं, बराबर बराबर। इसके आई और जे क्या होते हैं लल्ला, बराबर बराबर। मैं दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। इसके जो स्थिति है, जो इसका स्थिति देखो, A11 है, जो इसकी स्थिति है वो A22 है, जो इसकी स्थिति है वो A33 है। मतलब जो आई और जे होता है वो बराबर होता है। देखो यहाँ पे आई जे बराबर 11, आई जे बराबर 22, आई जे बराबर 33। तो जो आई जे होता है ना रे लल्ला, उस आई जे बराबर जीरो, सॉरी, आई जे बराबर, है ना, आई जे बराबर जीरो नहीं होगा। आई जे बराबर वो आपका बराबर बराबर होते हैं, है ना। वो आपके क्या होते हैं, बराबर। आई जे बराबर बराबर, और उसके बाद जो नॉट इक्वल टू में आई जे होता है वो जीरो जीरो होता है, वो नॉट इक्वल टू में आई जे जीरो जीरो होता है। देखो यहाँ पे जो दिया है, ये वर्ग आव्यूह हो ही गया, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। देखना ध्यान से, मतलब मैं सबको आपको बता ही दिया हूं। देखो एक बार पढ़ भी दे रहा हूं, एक वर्ग आव्यूह बी आई जे एन बाई एन विकर्ण आव्यूह कहलाता है। मतलब एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अर्थात एक आव्यूह बी, वर्ग आव्यूह है ये, बी विकर्ण आव्यूह कहलाता है, ठीक है। देखना यहाँ पे बी आई जे, जो इसके बी एलिमेंट हो गए, आई जे जो इसमें है ना, वो क्या है, आई जे जीरो जीरो, आई जे जीरो जीरो। कौन आई जे, जो बराबर में आई जे ना हो, है ना, जो बराबर में। देखो ये तो बराबर में आई जे है, तो इसको छोड़ के जो नॉट इक्वल में है, तो ये नॉट इक्वल में है, ये यहाँ का भी आई जे नॉट इक्वल है, यहाँ का भी आई जे नॉट इक्वल है, यहाँ का भी आई जे, यहाँ का भी आई जे नॉट इक्वल है ना। अगर यहाँ का आई जे निकालोगे ना कि यहाँ के आई जे क्या है, तो 1 3 है। यहाँ का आई जे निकालोगे ना तो 1 2 है। यहाँ का आई जे निकालोगे ना तो आई जे क्या है, आई जे, पहले आई बोल रहा हूँ फिर जे बोल रहा हूँ, तो पहले आई आएगा पहले जे आएगा। तो यहाँ का जो आई जे है ना वो आपका 2 3 है। क्या है, 2 3। यहाँ का जो आई जे है ना वो 2 1 है। यहाँ का जो आई जे है ना वो आपका 3 1 है। ये जो यहाँ का आई जे है ना वो आपका क्या है, 3 2 है। तो ये जो देखो मैं आई जे जो बोला हूँ वो अलग अलग बोला हूँ। यहाँ का आई जे देखो मैं बोला हूँ 1 1 है, यहाँ का आई जे क्या है 2 2 है, यहाँ का आई जे क्या है 3 3 है। तो यहाँ की आई जे बराबर है। तो आई जे बराबर बराबर वाले के छोड़कर जो आई जे अन्य मतलब नॉट इक्वल में हो, वो क्या होते हैं, आपके जीरो जीरो होते हैं। यही यहाँ का लिखने का इसका मतलब है। बात समझ में आई हो गई रे लल्ला, आई होगी ना। तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना एकदम, ठीक है, घनघना के, ठीक है। चलो लल्ला, ये विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह किसको कहेंगे, ठीक है ना। ये भी जो स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह होते हैं, ये भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक प्रकार से खास होता है। खास यह होता है, ध्यान से सुनना, खास यह होता है कि जो आपके विकर्ण विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं, जो विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, वो आपके विकर्ण के एलिमेंट बराबर बराबर निकल जाते हैं, ठीक है ना। जब विकर्ण के एलिमेंट बराबर बराबर हो जाते हैं और बाकी को विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह।
बात समझ में आई। और अभी तक मैं जितना भी आप लोगों को अवयव पढ़ाया हूं, जितना भी अवयव, जैसे आप लोगों को कॉलम मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हो स्तंभ अवयव, एक आप लोगों को पढ़ाया हूं रो मैट्रिक्स जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो क्या पंक्ति अवयव, आप लोगों को एक पढ़ाया हूं अभी फिलहाल, क्या पढ़ाया हूं वर्ग अवयव जिसको आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अभी मैं आपको पढ़ा हूं विकर्ण अवयव जिसको आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्केलर मैट्रिक्स जिसको आप अदिश मैट्रिक्स बोलोगे। तो इन सारे जितने भी अभी तक अवयव पढ़ाए हूं, इसमें अगर कोई छूट भी गया होगा तो उससे मतलब नहीं है, मतलब अभी तक जितने भी अवयव पढ़ाए हैं ये सारे के सारे अवयवों को ए से लगा के, कैपिटल ए से लगा के कैपिटल जेड तक किसी भी एलिमेंट द्वारा आप दर्शा सकते हो, मतलब किसी भी कैपिटल ए से लेकर किसी भी लेटर द्वारा, कैपिटल ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर द्वारा आप दर्शा सकते हो। बात समझ में आई ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो एक ऐसा भी आप लोगों को मैट्रिक्स आएगा जिसको एक खास लेटर द्वारा दर्शाया जाता है, तो आप वहां पे जान जाओगे कि इसके द्वारा तो नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। फिलहाल वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो लल्ला यहाँ पे आप लोगों का जो है, ए भैया हट जा रे, हट जा, किधर है, कहां से, चलो ठीक है। चलो ये अदिश अवयव आप लोगों को मैं अभी फिलहाल बता रहा था, अदिश अवयव बता दूं और उसके बाद में नेक्स्ट बताऊंगा जो भी है, ठीक है। चलो तो रे लल्ला देखना ध्यान से, ध्यान से देख भैया, तुम्ही को तो दिखा रहा हूं। ए भैया रे भैया रे भैया, सुनो ध्यान से, समझना है ना, आराम से प्यार से एकदम मोहब्बत के साथ, ठीक है। ठीक है लल्ला, देखो ये आप लोगों का जो भी है मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझोगे तो समझ पाओगे, ठीक है। जैसे बाबू अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स क्या कह रहा है, एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण, एक वर्ग अवयव, देखो ये भी एक वर्ग अवयव ही है ना, एक वर्ग अवयव कब वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, यदि अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, यदि इसके विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, और बाकी के जो एलिमेंट है वो जीरो जीरो होते हैं। जो इसमें आई जे होता है ना वो बराबर बराबर, जो आई बराबर जे वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं ना, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बाकी जो आई नॉट इक्वल टू जे होता है वो एलिमेंट जीरो जीरो होता है, यहाँ पे उसके भी बराबर दिया, देखो बी आई जे जीरो, बी आई जे जीरो कब, आई नॉट इक्वल टू जे जीरो, मतलब देखो आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे है, सब ये आई नॉट इक्वल टू जे है। जैसे मैं इसको इसकी चर्चा करूं तो ये क्या है, 1 2 है, तो 1 और 2 आई 1 और जे 2, तो बराबर कहाँ है, 1 2 अलग अलग है ना, ये आई जे इसमें क्या होगा, ये आई जे इसमें होगा, ये ए तो इसका जीरो है लेकिन आई जे इसका क्या है 1 3, तो 1 और 3 I 1 और J 3, तो कहां बराबर है, अलग अलग है ना। यानी कि जो आई जे अलग अलग है नॉट इक्वल में रहेगा वो आपका जीरो जीरो रहेगा, और जो आई जे इक्वल में रहेगा वो आपका सेम रहेगा। वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि बी आई जे है ना, बी आई जे मतलब बी आई जे इक्वल के, ये के जो होता है एक अचर राशि होता है, अचर राशि का मतलब आप लोगों का कांस्टेंट कोई वैल्यू होता है, ठीक है ना, और जो आई इक्वल जे होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो ये कह रहा है कि जितने भी ये कोटियां की, जैसे 1 by 1 ये है, ये 2 by 2 है, ये 3 by 3 है, तो ये सब के सब आप लोगों के क्या है, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव है, ठीक है ना। और सुनो देखो हालत खराब हो जाती है जब लल्ला ये आ जाता है कि बताने के लिए कि बताओ ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, बताओ ये विकर्ण अवयव है कि नहीं, ठीक है ना, तो फिर इसमें गच्चा खाने लगता है लड़का। ये आपका जो 3 है ना, ये जो 3 है लल्ला, इसको आप विकर्ण अवयव भी बोल सकते हो और इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स और आप लोग स्केलर मैट्रिक्स दोनों इसको बोल सकते हो। इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स और विकर्ण, मतलब ये जितने भी हैं इसको आप चाहो तो वर्ग भी बोल सकते हो, लेकिन वर्ग में ये खास है, ये वर्ग में क्या है, खास है, तो उस खास वाले नाम का हम जिक्र करेंगे, जब भी करेंगे खास वाला नाम ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन है तो ये वर्ग अवयव, ठीक है, बात समझ में आई ना। और इसी वर्ग अवयव से एक चैप्टर तैयार होगा हम लोगों का, अगला जो चौथा चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, सारणी, ठीक है रे लल्ला। तो सारणी की ये वर्ग बहुत खतरनाक है, वर्ग को समझ कर रखना, ठीक है। चलो अब सुनो बाबू, ये इसका पहला लेक्चर जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा पढ़ाने वढ़ाने वाला कोई मिले बोलेगा नहीं, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, इतना खतरनाक कोई नहीं बताएगा आपको, जाकर देख लीजिएगा, ढूंढते रहिएगा। चलो देखो बाबू, ये तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बाबू, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखो ना अब यहां से काम चालू होगा, जो खास वाली बातें जो लेटर वाली आती हैं यही, ठीक है। देखना ये आप लोगों का थोड़ा सा बिग करता हूं, इसको बड़ा करता हूं, है ना, और आप भी शेर शेर बनो, शिकार मत बनो, ठीक है रे लल्ला,
है ना, यहाँ पे जो शेर दिख रहा है तो आप यही बनने की कोशिश करो, शिकार किसी का मत बन जाना, ठीक है। ठीक है चलो, आव्यूह मैट्रिक्स, ठीक है, तीसरा चैप्टर है ये आप लोगों का। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप लोगों का कौन सा है, कौन सा है, छठवां है, छठवां मैट्रिक्स है ना। मतलब बहुत सारे प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, आप लोगों में तो मतलब यही छठवां और सातवां यही मैट्रिक्स दिया है, ये एक सातवां मैट्रिक्स दे दिया है, शून्य आव्यूह है कि नहीं। लेकिन और भी मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोग आगे जाओगे तो पढ़ोगे, फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है। देखो तस्मक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक आव्यूह बहुत खास है, ये आपका ये चैप्टर में भर चैप्टरवा आपके आएगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जीरो मैट्रिक्स एक है, ये भी बहुत खास है, तो ये तो उतना खास नहीं है लेकिन जितना ये खास है, ठीक है ना। ये वन के जैसे व्यवहार करता है, वन के भांति व्यवहार करता है। अगर किसी मैट्रिक्स में इसको मैं गुना करूंगा तो कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जैसे वन का 4 में गुना करूं तो 1 में 4 का गुना करोगे तो क्या होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, 4 ही होगा ना। तो फिलहाल वैसे ही ये भी काम करता है ना, इसको किसी मैट्रिक्स में उठा के गुना कर दोगे ना तो कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है ना, जितना वो मैट्रिक्स जो रहता है वही रहता है, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन उसको वहां पे हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसको देखो तस्मक आव्यूह होता क्या है। देखो कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव वन होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव वन होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होता है। देखो अब एक ऐसा, देखो यहाँ पे एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव वन होते हैं। देखना एक विकर्ण के अवयव अलग अलग आया था, बाकी सब 0 0 था, तो उसको विकर्ण आव्यूह बोल दिया गया था। जब विकर्ण का अवयव सेम होने लगा, बाकी सब 0 0 था, तो जब सेम हो गया था तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह बोले थे। अब जब विकर्ण के अवयव 1 1 हो गया है तो उसको हम लोग बोल दिए हैं कौन सा मैट्रिक्स, उसको बोल दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक आव्यूह उसको बोल दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो, देखो तस्मक आव्यूह कहलाता है, दूसरे शब्दों में वर्ग आव्यूह। अच्छा वर्ग आव्यूह का ये आपका सिंबल है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्ग आव्यूह को लिखने का तरीका है। तो वर्ग आव्यूह एक तस्मक आव्यूह है यदि, देखना ए आई जे, इसका मतलब ए आई जे 1 है ना, और ए आई जो 0 यानी कि 1 जब आई जे बराबर होगा, देखना ये आई जे यहाँ के बराबर है, यहाँ का 1 1, ये 2 2 और यहाँ पे 3 3 लिखोगे ना, ए 1 1, यहाँ अगर इसको दशा दिशा बताना रहेगा तो ए 2 2, यहाँ पे दिशा दशा बताना रहेगा तो अवयव का, तो क्या करोगे ए 3 3, तो देखो 1 1 2 2 3 3, तो यानी कि आई जे बराबर हो रहा है 1 1, आई जे 2 2 बराबर हो रहा है, आई जे 3 3 बराबर हो रहा है, तो बराबर हो रहा है, तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा है कि जब आई जे बराबर बराबर रहेगा तो वो वैल्यू 1 1 रहेगा, जब आई जे बराबर नहीं रहेगा तो वो वैल्यू 0 0 रहेगा। तो यहाँ पे आई जे सब बराबर नहीं है तो ये वैल्यू 0 0 है, इसका मतलब यही है, ठीक है, इतना खोद के कोई नहीं बताएगा, बार बार मैं बता रहा हूं, जाके देख लेना तुम किसी भी वीडियो को उठा के, ठीक है। चलो अब मतलब उसको हम लोग कहेंगे तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह में बस एक ही चीज याद रखिएगा, है ना, क्या याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि जो विकर्ण के आव्यूह होते हैं वो 0 0 होते हैं, और इसको विकर्ण नहीं बोलेंगे, ठीक है लल्ला, इसको विकर्ण नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे जो दिया है कह रहा है कि हम n कोटि के तस्मक आव्यूह को आई n द्वारा निरूपित करते हैं। देखो n कोटि, जब n कोटि बोलेगा तो उसको हम निरूपित करेंगे आई n के द्वारा, n कोटि बोलेगा। अब कोटि तो निर्धारित है नहीं कि 2 2 है कि 3 3 है कि 4 4 है कि 1 1 है, कोटि कहाँ निर्धारित है, ऐसा नहीं निर्धारित कर, मैं वो बोल दूंगा कि n कोटि का कोई वर्ग आव्यूह, n कोटि का कोई वर्ग आव्यूह तस्मक आव्यूह कहलाएगा। तो तस्मक आव्यूह कहलाएगा जब उसकी विकर्णें 1 1 होगी, तो उसको मैं दर्शाऊंगा कैसे, आई एन के द्वारा, आई एन के द्वारा, आई लिख के वो पेनिया में 1 लिख एन लिख देना है, ठीक है। अगर मैं जब उसको डिफाइन कर दूंगा, है ना, कि 3 3 कोटि का, 4 4 कोटि का, 2 2 कोटि का, तो ये डिफाइन हो गया, है ना, कि 2 2 कोटि का है, 3 3 कोटि का, तो उसको मैं आई के द्वारा निरूपित करूंगा। यहाँ पे दिया है जब संदर्भ से कोटि स्पष्ट होती है, कोटि स्पष्ट होती है, जैसे ये 2 2 है ना, ये 3 3 है, 3 बाई 3 है, तो जब कोटि स्पष्ट हो जाएगा लल्ला तो उसको सिंपल हम आई द्वारा, केवल आई से प्रकट करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई ना, आई एन कब दर्शाएंगे और आई कब दर्शाएंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कोटि दिया है वो 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, बात समझ में आई रे भैया, बात समझ में आई होगी। चलो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, कह रहे यदि के एक हो तो, यदि के मतलब यही कांस्टेंट वैल्यू, के एक हो तो एक अदिश आव्यूह तस्मक आव्यूह होता है, परंतु प्रत्येक तस्मक आव्यूह स्पष्टतः एक अदिश आव्यूह होता है। मतलब ये जितने भी तस्मक आव्यूह हैं उनको आप अदिश आव्यूह कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो अदिश आव्यूह है, लेकिन अदिश, हर एक अदिश आव्यूह को आप
ये आप ये नहीं कह सकते हो कि वो एक क्या है, तत्समक अव्यय है, ठीक है। लेकिन इसको आप कह सकते हो कि यह एक अदिश अव्यय है, ठीक है लल्ला, समझ में आया ना। बिल्कुल इस सब सारी बातों को याद रखना, बहुविकल्पी सवाल बनाता है ये, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलेंगे। लल्ला रे लल्ला देख, शून्य अव्यय, शून्य अव्यय है ना। दो इसमें और बचा हुआ है कॉन्सेप्ट जो बहुत खतरनाक दोनों कॉन्सेप्ट है, ठीक है बाबू। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से, है कि नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट सब पढ़ा के आज धाराशाही कर दूंगा यहीं पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे लेक्चर पे। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको छोड़ना होगा छोड़ेगा। उसमें क्या है, पढ़ने वाले लड़के अक्सर पढ़ते रहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि लेंदी वीडियो है कि क्या है, ठीक है। पढ़ने वाले है ना, कांकते रहेंगे पढ़ते रहेंगे मतलब समझे, मतलब उसको दिक्कत होता रहेगा, दिक्कत होता रहेगा, है ना। लड़का कांक रहा है लेकिन पढ़ रहा है, कहता रहेगा, पढ़ता रहेगा, ठीक है। चलो शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स जिनके सभी अवयव जीरो जीरो हैं, जिनके सभी अवयव क्या है लल्ला, जीरो जीरो, मतलब जीरो के अलावा उसमें कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ देखो तो जीरो दिखे, सिर्फ देखो तो जीरो दिखे, है ना। एक ऐसा वर्ग अवयव है ना, देखो शून्य अवयव अथवा इसी शून्य अवयव को रिक्त अवयव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्त अवयव। शून्य अवयव को क्या बोलेंगे लल्ला, रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है ना, शून्य होते हैं। देखो शून्य अवयव को ये क्या है, बहुतों लोगों को दिक्कत करता है ये बाबू ओ है, जीरो नहीं है। शून्य अवयव को ओ द्वारा निरूपित करते हैं। देख ले लल्ला, सुन ले ध्यान से, ओ कैपिटल ओ, है ना, ओ लेटर है, ये एबीसीडी का ओ कैपिटल लेटर है ओ, न कि जीरो है ना। बहुत फंसाता है ये, है कि नहीं। जीरो रे लल्ला, जीरो ऐसे बनता है, देखो जीरो ऐसे बनता है, ठीक है। ओ फूल जाता है, ठीक है, ओ फूल जाता है, ठीक है बाबू। चलो तो ये ओ है, क्या है रे लल्ला, ओ द्वारा निरूपित करते हैं। इनकी कोटियां संदर्भ संदर्भ द्वारा स्पष्ट होती है, मतलब संदर्भ द्वारा स्पष्ट होती है। इसकी कोटियां संदर्भ द्वारा, ये देखकर कोटियां स्पष्ट हो जाती है संदर्भ द्वारा, ठीक है, बोलने पर। अवयवों का समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मतलब बहुत सारे जो अवयव पड़े हैं उसकी समानता, है ना, उसकी समानता। सुनो देखो ध्यान से, इसको समझना, अवयवों की समानता। अगर अवयव समान है, अगर अवयव समान है, फूटा गाड़ दिया कि भैया मैं समान हूं, बोल दिया कि अगर ये दोनों अवयव समान है, समान का मतलब इक्वल में, बराबर में। अब बराबर का मतलब उसकी कोटि भी बराबर होगी, है ना। अगर अवयव समान होगी तो उसकी कोटि पक्का है कि बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं 3/3 इधर डाल दिया बराबर में, इधर 2/2 कोटि डाल के कह दिया कि समान है, तो मान लोगे कि समान, ना ना, एकदम नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं, कोटि जब तक समान नहीं होगी तब तक वो अवयव समान नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोटि जब समान रहेगा तभी वो अवयव समान हो सकता है। सुन लो ध्यान से, अगर जब कोटि समान होगा तभी अवयव समान हो सकता है, ठीक है ना, डंका के चोट पे, ठीक है ना लल्ला। कोटि जब समान होगा तभी वो अवयव समान हो सकता है, होता नहीं है पे मैं मुहर नहीं मार रहा हूं कि कोटि अगर समान होगा तो अवयव समान होगा, नहीं नहीं, समान हो सकता है। अगर कोटि समान होगा तो अवयव समान हो सकता है। अवयव समान होने का मतलब कि इस साइड जो अवयव लिखा गया, ध्यान से सुनो भैया, इस साइड जो अवयव लिखा गया है, इस साइड जो अवयव लिखा गया है ना, वही अवयव इस साइड भी होगा। अगर इसमें जो एलिमेंट जहां पे जिस दिशा पे जिस दशा में उसी दिशा उसी दशा में इधर भी होगा, है ना, वही एलिमेंट होगा, वही एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। तभी हम कहेंगे कि यह अवयव क्या है, समान है। मैं एक चीज बोला हूं, मैं बोला हूं कि अगर मान लेते हैं ये 3/2 है, अगर मैं मान लिया ये भी 3/2 है, तो ही ये समान हो सकता है, मे भी हो सकता है। कब, जब इसके सारे एलिमेंट समान हो जाए तब कह दूंगा कि समान है, ठीक है। अब होता क्या है, इससे सवाल कैसे बनाता है, जैसे यहाँ का एलिमेंट दे देगा, यहाँ का एलिमेंट देगा, यहाँ पे एलिमेंट देगा, यहाँ पे एलिमेंट देगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स दे दिया, है ना, यहाँ पे कुछ दे देगा, 6 दे देगा, तो एक्स किसके बराबर है, 6 के बराबर, ऐसे करके बनाता है, ठीक है। तो चलो इसको मैं अभी पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, अल्लाह पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। पहले कह रहा है परिभाषा 2, क्या कह रहा है, दो अवयव ए, मतलब ये के है तथा ये बी ए के है, समान कहलाते हैं। देखो यहाँ कहीं वर्ग अवयव के जिक्र नहीं किया है, बस एक अवयव बोला है। अवयव मतलब कोई भी अवयव, 2/2, 3/3, 2 चाहे वर्ग हो चाहे वर्ग ना हो, जैसे 2/3 हो गया, 3/3 हो गया, 2/2 हो गया, 4/2 हो गया, 1/3 हो गया, ऐसे कुछ भी अवयव है ना, समान कब कहलाएगा, देखना ध्यान से। दो अवयव a इज इक्वल टू ए आई जे तथा b बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के होते हैं। देखो समान कहलाते हैं कब, जब वे समान कोटि के होते हैं। जब वो समान कोटि के होंगे तभी वो कोटियां सब, तभी वो अवयव समान हो सकते हैं, ठीक है,
ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होता है। संगत अवयव मतलब एकदम समान, जैसे जिस स्थान पे ये है उसी स्थान पे वो होगा, समान, तभी वो समान होगा। ठीक है, कर अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बी आई जे हो, है मतलब सभी मानों के लिए जो यहाँ पे ए आई जे हो और जो यहाँ पे बी आई जे है ना, यानी कि जो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 रहेगा आई जे की जगह पे, यानी कि 1 1 वाला एलिमेंट अगर बराबर है, चाहे 2 2 वाला एलिमेंट हो तो वो 2 2 वाला एलिमेंट, चाहे 3 3 वाला एलिमेंट हो चाहे तो 3 3 वाला एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो वो संगत वाले एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, तो ही हम कहेंगे कि ये क्या है, समान आव्यूह है। ठीक है ना, समान आव्यूह है। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, देखो 3 है तो अच्छा ये समान नहीं है, देखो कह रहा है कि समान आव्यूह नहीं है, देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 हो गया, बस अगर एक ही अगर समान नहीं है तो फिर समान नहीं है। और बाकी तो ये देखो लो 2 है 3 है, ये तो अगर कई को दे दिया 0 0 1 1, यानी कि यहाँ पे बराबर दिया है लेकिन ऊपर दोनों को बराबर नहीं दिया। अगर फिलहाल बाय द वे यहाँ पे 3 भी लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिया लल्ला 3 3 और यहाँ पे भी 3 है, देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, इतना ही से ये समान नहीं होगा, बाकी तो छोड़ दो 3 3 वाला। ठीक है ना, ये 3 3 बराबर था कि नहीं था, जो भी था, अच्छा 2 3 है, इसको छोड़ दो, एक ही अगर समान नहीं होगा तो समान अवयव नहीं कहलाएगा, सबके सब समान होने चाहिए, तो समान अवयव कह रहा है। अतः प्रतिनिधात्मक रूप से यदि दो अवयव ए तथा बी समान है तो हम इसे ए बराबर बी लिख सकते हैं, मतलब दोनों अवयव अगर बराबर है तो उसको ए बराबर बी लिखा जा सकता है। इसी पे सवाल है, देखो ध्यान से। ठीक है लल्ला, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है लल्ला, ये आपको देने के बाद कह रहा है कि ए बी सी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। दो अवयव आपस में बराबर दिया है और बराबर देने के बाद ए बी सी एक्स वाई जेड के क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों अवयव बराबर है, यहाँ पे देखो बराबर है, तो मैं लिखूंगा कि चूंकि हम जानते हैं कि दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। इतना लिखने के बाद हम संगत अवयवों को बराबर करने लगेंगे, करने के बाद जैसे आंसर आता है हल करेंगे, आंसर निकालने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आई लल्ला? तो चलो हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे जैसे मैं आपको बताया हूं वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, चूंकि चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, है ना, कि यदि यदि दो अवयव यदि दो अवयव आपस में बराबर बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव अवयव संगत अवयव भी बराबर, है ना, देख लेना रे लल्ला देख लेना, बराबर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना इस चीज को। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो अवयव आपस में बराबर होते हैं, चाहे बराबर है ना, तो उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। अतः अतः सुनो, अतः अब इसको मैं क्वेश्चन को यहीं पे लिखा रहूंगा, लिखने के बाद इसको लिखूंगा और फिर यहीं से मैं छापूंगा। देखो संगत अवयव ए11 ये वाला एलिमेंट है, ए11 वाला, तो ए11 वाला एलिमेंट ये है, ए12 वाला एलिमेंट ये है तो ए12 वाला एलिमेंट ये है, ए13 वाला एलिमेंट ये है तो देखो ए13 वाला एलिमेंट ये है, तो इसको संगत एलिमेंट बोलेंगे, संगत अवयव बोलेंगे। ठीक है ना, तो मैं संगत अवयव को उठाता हूं, है ना, बराबर में। देखो x प्लस 3 बराबर 0, अतः x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ठीक है, हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, z प्लस 4 बराबर 6, तो आपका z बराबर आ जाएगा 2। अरे 4 उधर टपक के जाएगा, है ना, तो 6 में से निकलेगा 4 तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 2y-7 बराबर क्या है, 3y-2। ठीक है, तो देखो y को y के पास लेकर आओ, चाहे इस 2y को उधर लेकर चले जाओ, तो देखो 3y-2y 3y-2y बराबर -7 इधर है, इसको उठा के इधर लेकर आओ +2, तो ये घट के हो जाएगा y, और यहाँ से आ जाएगा बराबर में कितना घटेगा, तो -5, तो y बराबर -5 है। ठीक है लल्ला, बात समझ में आई? चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया, यहाँ से देखो ए का वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है, ए का वैल्यू a-1, a-1 किसके बराबर, देखो ये टू एलिमेंट, तो टू वाला एलिमेंट यहाँ पे है -3 तो a बराबर ये -1 इधर जाएगा तो 3 में से 1 घटेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये घटेगा इसमें से तो -2 आएगा। ठीक है, a बराबर आ गया। अब देखो ये b वाला, ये वाला एलिमेंट b-3, ये लल्ला ये कौन सा एलिमेंट है, 3 1 वाला है, a31 वाला, तो a31 वाला ये है, तो b-3 बराबर होगा किसके, 2b+4 के, तो 2b+4 के होगा बाबू, तो b इधर उठा के लेकर आओ, तो देखो इसको इधर लेकर आओगे तो b-2b, चलो लेकर आते हैं, और इसको उधर लेकर जाओ तो 4-3, तो ये -b घटेगा तो -b, और ये घटेगा तो माइनस नहीं, एक, तो इसको b बराबर पूछा है ना, तो b बराबर -1 लिख सकते हो गया b बराबर। अब c बराबर बताना है बाबू, बताएं क्या c बराबर, बता दूं, c का नहीं, ए बी सी, अच्छा सी बराबर कहाँ है, सी किधर है, सी 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 इसमें सी है। ठीक है, चलो सी वाला उठाते हैं, तो सी वाला देखो 0 के बराबर है, तो इसको 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 थोड़ा सा हम कम करते हैं ताकि सी तुरंत खटाक से निकल जाए। ठीक है बाबू, चलो देखो ये सी वाला, सी यहाँ पे है तो ये 0 के बराबर इतना है ना, 2c+2 बराबर 0, तो 2c बराबर -2, तो 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तो c बराबर आएगा -1। ठीक है बाबू, तो देख लो, अब ध्यान से देख लो, x, अब x एक जगह लिख देता हूं, x बराबर -3, x बराबर -3, y कहाँ है, y यहाँ पे, तो y बराबर -5, और z कहाँ है, z यहाँ पे, z बराबर 2। ठीक है, अब z के बाद a b c, तो a बराबर है लल्ला -2, a बराबर -2, b बराबर बाबू है b बराबर -1, b बराबर -1, और c बराबर है आपका, c बराबर है -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, a b c जो भी है लल्ला, इसको ऐसे में लिख दिया, आपको जैसे लिखना होगा वैसे लिख लीजिएगा, लेकिन ये तो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उसके चाहे उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, यदि, चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो अवयव आपस में बराबर होते हैं चाहे हैं, तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, होते हैं। ठीक है, जैसे भी लिखना होगा लिख लीजिएगा। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन 4 वाला एग्जाम्पल गया बोरा में, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 5वां, और इसी के साथ आप लोगों का सारा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5वां एग्जाम्पल दिख रहा है लल्ला, कह रहा है कि यदि ये आपस में बराबर, देखो बराबर हो तो ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए, तो ए बी सी डी के वैल्यू निकालेंगे, देखना जा रहा है यहाँ पे, ये आपका मैं निकालता हूं, चूंकि मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, चूंकि चूंकि हम जानते हैं, इसको लिखना भूलना मत, नहीं तो नंबर कट जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि यदि यदि दो अवयव आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, संगत अवयव भी बराबर होंगे होंगे देखो, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके जो संगत एलिमेंट होंगे, है ना, जो इक्वल एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलो बाबू, अब इसको हम लोग लिखेंगे 2a अतः करके, अतः 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। आगे देखना 2a प्लस बी, और यहाँ पे a-2b, a-2b, a-2b दूसरा वाला तो दूसरे वाला के -3। ठीक है, अब उसके बाद एक और है 5c माइनस डी, 5c माइनस डी इज इक्वल टू कितना है लल्ला, 11। ठीक है, और एक है इक्वेशन तो 4 हो गया, 4c, 4c प्लस 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d बराबर हो गया कितना, 24, ये हो गया 24। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन ये फोर्थ, इन्हीं इक्वेशनों से निकल कर आएगा। अब कैसे निकल कर आएगा, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा देना, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा देना, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा देना। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, या चाहे आप लोग विलोपन विधि, ऐसे जो भी होगा, है ना। तो हम लोग विलोपन एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है ना बाबू। चलो विलोपन मेथड लगाते हैं, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से ऐसे लिखूंगा। समीकरण, देखो देखो ध्यान से, इसमें मैं ना समीकरण 2 1 में क्या करूंगा, 2 का गुना करूंगा और इसको इससे जोड़ दूंगा समीकरण 2 को। तो लिखूंगा समीकरण, समीकरण 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 से, ऐसे डायरेक्ट, ठीक है बाबू। समीकरण 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 से, तो 2 का मैं गुना करना, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4a प्लस 2b बराबर 4। अच्छा मैं 2 से गुना क्या क्यों किया हूं, अरे इंटर तक आ गए हो रे भैया, तो इतना तो तुम समझ ही पा रहे होगे कि क्यों मैं गुना कर दिया हूं। देखो ये 2b था और ये 2b अगर हो जाए, अगर मैं जोड़ूंगा तो 2b से 2b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं 2 का गुना कर दिया हूं। तो इधर 4 गुना के 8 हो जाएगा, गुना करूंगा तो बाबू गलती से हो गया वो 4, ठीक है, यहीं से गलत आ जाता हमारा, तो तुम मुस्कुरा देते थोड़ा सा कि सर जी गलत कर दिए कहीं, अगर देखो हो गया। तो ये 4 2 8, ठीक है। अब इसको मैं काट दूंगा और यहाँ पे ये जुटेगा तो 4 1 5 a और बराबर ये घटेगा तो 5, तो ये इससे कटेगा तो a बराबर आया 1। अब इसको a का मान समीकरण किस में रख देंगे बाबू, समीकरण 1 में चाहे 2 में, जिसमें रखना हो तो रख दो। चलो कि कौन छोटा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है, एक में, एक में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर ये विलोपन मेथड लगाए हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 में है ये। चलो देखो, अब इसके बाद ए बराबर कहेंगे, रखो ना ए का वैल्यू 2 में, तो 2 गुना ए का मतलब 1, ए का मतलब 1 और प्लस बी बराबर 4। तो देखो ये बी बराबर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो घटेगा तो 2 आएगा, तो बी बराबर 2 हो गया। इतना समझ में आया होगा बाबू, है ना, बिल्कुल आया होगा, कहो यस सर, नहीं कहोगे तो जबरदस्ती कालवा देंगे, ठीक है बाबू। चलो अब हम लोग समीकरण 3 और 4 से निकालते हैं वैल्यू सी डी को। तो देखो ध्यान से देखना, ये डी 3D है और ये डी डी है, ठीक है ना, तो इसको अगर 3D बना दूंगा, जोड़ दूंगा तो ये कट जाएगा। तो समीकरण 3 में 2 का गुना 3 से गुना करो, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट समीकरण, समीकरण 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 से, ठीक है ना, इतना से। तो समीकरण 3 लिखते हैं, 3 का गुना करेंगे, 3 समीकरण 3 लिखेंगे, 3 का गुना करें, 5 3 15 सी और माइनस 3D और बराबर 3 का गुना करोगे तो 33, और इसमें तो वैसे डायरेक्ट 4C प्लस 3D और बराबर 24, तो 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो, और ये जोड़ेंगे तो 15 4 19, 15 4 19 सी बराबर, ये जोड़ोगे तो 4 3 7 और ये 3 2 5 57, 19 तिया 57, तो ये 19 तिया 57 3, सी बराबर 3। अब देखो यहाँ पे रखते हैं सी का मान, सी का मान समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 3 में ही रख दो, समीकरण 3 ऐसे लिखूंगा, समीकरण 3 को प्यार से समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है लल्ला, देख लेना तुम लोग, रखने पर। तो रखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, 5 और सी का वैल्यू 3, तो 3 माइनस डी बराबर 11, तो 5 3 15 माइनस डी बराबर 11। अब देखो डी को टाइम के उधर लेकर जाओ, तो डी बराबर 11 को इधर लेकर आओ, तो 15 में से 11 घटेगा तो 4, तो डी बराबर आ गया 4। तो देख लो ध्यान से, ए आ गया ए, बी आ गया 2, सी आ गया 3 और डी आ गया 4। इसको एक जगह ए बी सी डी करके, है ना, लिख लेना, आप लोग ए बी सी डी करके एक जगह क्या कर लेना, लिख लेना, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो भैया, ले लो स्क्रीनशॉट लल्ला। अब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा ये चैप्टर पढ़ाऊंगा और आगे भी पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, है ना। कोशिश करूंगा कि सारा चैप्टर पढ़ा दूं, टाइम निकाल निकाल के मूड बना लिया हूं कि पढ़ाऊंगा। अब आप लोगों का प्यार मिलेगा भर भर के बोरा में, है ना, बोरिया में भर भर के जब प्यार मिलने लगेगा तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अरे जब व्यूज आएगा, सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा तो क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा लल्ला। अच्छा मजा मिलता है तो पढ़ाने में मजा आता है ना। तो मजा मिलेगा कब, जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तब। अगर लग रहा होगा कि नहीं बढ़िया चल रहा है एकदम माजरा, सब ठीक ठाक समझ में आ रहा है, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ठीक है लल्ला। चलो नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज अब इसका 3.1 का लेकर आएंगे। तब तक के लिए लल्ला जय हिंद, धन्यवाद, ठीक है, नमस्कार।